सख्त सर्दी में खुद को चादर में लपेटे नंगे पांव घर के सहन में खड़ी थी, जो बर्फ की माने जम गए थे। मैं बार बार अपने पल्लू से नाक रगड़ती और बहते आंसू को रोकने की कोशिश में थी। मैं कमरे के दरवाजे पर इस उम्मीद पर कि एक लम्हे को मेरा ख्याल नहीं था। इतनी देर में साथ वाले कमरे के दरवाजे पर आहट हुई और मेरी बुढ़ी सास खांसती हुई बाहर निकली। मुझे वहां खड़ा देखकर उन्होंने एक बार गौर से देखकर तसल्ली की और खांसती हुई मेरी तरफ आई। मुझे वहां खड़ा देखकर उन्होंने सवालिया नजरों से देखा और मेरे नंगे पैरों को भी देखकर जैसे उनकी नजर मेरे हाथों पर पड़ी तो फौरन मेरी कलाई पकड़कर मुझे मलामत करने लगी। वो तेजी से वो चूड़ियां मेरे कलाई से उतार रही थी और साथ में उनकी आवाज से मेरे आंसू मजीद रफ्तार से बहने लगे। ये सब तब हो रहा था जब से मैंने इस औरत से चूड़ियां लाकर पहनी थी। उसके बाद से मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा था। कामरान ने भी इन्हीं चूड़ियों को देखकर मुझे नंगे पांव कमरे से बाहर खड़ा रहने का हुक्म दिया था और अब मेरी सास मेरी ये चूड़ियां पहनने पर मुझे मलामत कर रही थी। लेकिन अभी तो ये आगाज था। इसके बाद जो होने वाला था वो नाकाबिले बर्दाश्त था और ये सब उस औरत की वजह से हुआ था जिससे सबके मना करने के बावजूद मैंने वो चूड़ियां ले ली थी, जो मेरी जिंदगी में हलचल मचा चुकी थी। मेरा नाम राशदा है। मैं एक राजपूत घराने से ताल्लुक रखती हूँ, जहाँ पर कई पाबंदियों के जेर असर रहना पड़ता है। खास तौर पर लड़की के लिए हर कदम देखभाल के रखना होता है। हमारे खानदान में भी ऐसे ही कई असूल थे। खास तौर पर लड़कियों को सख्त निगरानी में रखा जाता था। उनसे इन पाबंदियों में रहने की वजह से मैं बहुत जिद आ गई थी। मैं भी बाकी हम उम्र लड़कियों की तरह चाहती थी कि मुझे भी आज़ादी से इस बात पर एक बार घर में ऐसा कोहराम मचा कि इसके बाद मेरी जबान पर मनो मट्टी पड़ गई। उसके बाद से घर वालों की हाँ में हाँ मारनी शुरू कर दी। अब्बा इंतहाई सख्त थे। वो इस हक में भी न थे कि लड़की बाजार तक जाए, मगर मैं फिर भी अम्मा के तरले मिनते करके उनके साथ बाजार चली जाती। मगर जाने से पहले मुझे अपने बुर्का उड़ा दिया, ताकि इसके सुराखों से नजर भी मुश्किल से आता था। मैं सारे बाजार में बस अपने बुरके को ही संभालती फिरती, जो कभी किसी जगह पर अड़ जाता, कभी कहीं, और कई बार तो मैं गिरते गिरते ही बची थी। मगर फिर भी इतने जतन करने के बाद जब मैं घर आती तो बहुत खुश होती। नए नए लोगों को देखने की बातें सुनना मुझे बहुत पसंद था। घर की चार दीवारी की बाहर की दुनिया मुझे जन्नत लगती थी। अम्मा मुझे मना करती कि अगर अब्बा को पता लग गया तो वो खाल खींच देंगे, मगर मैं अगली बार भी इनकी बातों को अनसुना कर देती और कहती, अम्मा इतने सालों में अब्बा को भिनक तक नहीं पड़ी और अब उन्हें कौन बताएगा कि मैं आपके साथ बाजार जाती हूँ। अब्बा कसाई का काम करते थे, इसलिए वो सुबह जाते और इशा के वक्त वापस आते, और तब भी उनकी हालत ऐसी होती थी कि हर तरफ से गोश्त की बदबू आ रही होती थी। उनके खून से लथपथ कपड़े रोज अम्मा रगड़ रगड़ कर धोया करती थी। मुझे अब्बा का ये काम सख्त नापसंद था और कई बार मैंने अम्मा को ये बात भी की, जब वो नलके के सामने बैठी अब्बा के कपड़े धो रही होती थी और कपड़ों को रगड़ रगड़ कर उसके हाथ घिस जाते थे। मैं उनकी हालत देखती और अफसोस करती, मगर अम्मा मुझे डांट देती और कहती कि रिस्क अल्लाह की तरफ से होता है, अगर नाशुक्री करो तो वो वापस चला जाता है। मगर मैं अम्मा की बात पर हंस पड़ती कि वो अब भी पुराने ख्यालात रखती हैं। ये भी कि अम्मा मेरी आज़ाद ख्याली देखकर सर पकड़ कर बैठ जाती। चार भाइयों की मैं अकलौती बहन थी। अकलौती बेटी होने की वजह से अम्मा की ज्यादा लाडली थी। अब्बा तो भाइयों को ही तरजीह देते, मगर अम्मा हर वक्त कोशिश में रहती कि मेरी हर बात मान ले। वो कहती थी कि बेटियां तो पराया धन होती हैं, और मैं इनको इन्हीं बातों पर इमोशनल ब्लैकमेल करके सारी जिद बनवाती थी, जिससे अब्बा और भाई बेखबर रहते थे। खैर वक्त ऐसे ही गुजरता जा रहा था। जैसे ही मैंने एफए का इम्तिहान पास किया और आगे पढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया, अम्मा ने डांट डपट कर खामोश करवा दिया। मगर मैं जानती थी कि अब तक अगर मैं जिद करके एफए तक पढ़ चुकी हूँ तो आगे भी हो जाएगा। जैसे ही ये बात मैंने उनके जरिए अब्बा को तक पहुंचाई, तभी जाने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास जमीन पर दे मारा और अम्मा पर चीखना चिल्लाना शुरू हो गए। अब्बा की गर्जदार आवाज सुनकर मैं सुकड़ कर बैठ गई, मगर अब्बा के हलक से अब नवाला कहाँ उतरना था। उन्होंने अपना पेट अम्मा को और मुझे जलील करके ही भर लेना था। मेरी वजह से अम्मा को कई बातें सुनना पड़ी। मैं जो सहन के कोने में मट्टी के चूल्हे के पास बैठी ये सारा मंजर देख रही थी, दिल किया कि खुद को जला डालूं। मैं खुद को कोसने लगी कि ऐसे ही अम्मा को कहकर गलती कर दी है। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर साथ ही मैं अम्मा की हिम्मत पर भी हैरान थी, जो वहां से टस से मस ना हुई और वहीं बैठी मीठी खामोशी से सारी बातें सुनती रही। कुछ देर बोलने के बाद अब्बा चुप हो गए और खाना खाकर बाहर चले गए।
ابا کے دروازے سے باہر نکلتے ہی میں اماں کی طرف گئی اور ان سے معافی مانگنے لگی۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں تیرے حوصلے کو بھی سلام ہے۔ اماں نے مجھے تسلی دی کہ ابا مان جائیں گے۔ میں نے حیرت سے اماں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اتنے سال سے ابا کے ساتھ رہتے ہوئے اماں کو ابا کو منانا خوب آ گیا تھا۔ ابا نے سب کے خلاف جا کر اماں سے شادی کی تھی، مگر خون ان میں راجپوتانہ ہی تھا۔ پسند کی شادی ہونے کے باوجود بھی اماں ہمیشہ ان کے غصے کا شکار رہی تھی، لیکن ابا جتنے بھی غصے والے تھے، کچھ دیر غصہ کرنے کے بعد وہ بالکل نارمل ہو جاتے اور اماں کے ایک بار یا دو بار کہنے پر ان کی بات مان جاتے تھے۔ یہی حربہ تو اماں نے ہر بار اپنایا تھا جب بھی میری تعلیم کی بات تھی، مگر اس بار مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اگلی صبح اماں نے میرے کانوں میں ایسی بات ڈالی کہ میں نیند میں ہونے کے باوجود چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھی۔ میں اماں کو پکڑ کر ان کی بات پر یقین کرنا چاہ رہی تھی اور اس لیے بار بار ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ اماں بھی خوشی خوشی مجھے بتا رہی تھی کہ ابا مان گئے ہیں۔ میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا تھا۔ صبح جب سب ناشتہ کرنے بیٹھے تو ابا نے میرے داخلے کا بھائی کو کہا، مگر انہوں نے اپنی رضامندی نہ دی، لیکن ابا فیصلہ کر چکے تھے۔ بس اسی کے پیش نظر میں نے جلدی سے داخلہ کروا لیا کہ کہیں ابا اپنے ارادے سے نہ پھر جائیں۔ اس طرح اپنے خاندان میں بی اے میں داخلہ لینے والی میں پہلی لڑکی تھی۔ سارے خاندان میں میری چرچا ہونے لگی۔ فیملی کزنز مجھ پر رش کرتی۔ چونکہ کوئی سرکاری اسکول کے بعد کسی اور ادارے میں نہیں گیا تھا، تو میرا کالج میں داخلہ ہونا ایک فخر کی بات تھی۔ سب خاندان کی لڑکیاں مجھے ستائشی نظروں سے دیکھنے لگیں اور مجھ پر فخر کرنے لگیں۔ یہ وہ موڑ تھا جب میں راستے سے بھٹک گئی۔ سب کی اس واہ واہ کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میں مغرور ہو گئی اور پھر دوستی ایسی لڑکیوں سے ہو گئی جو آزاد خیال تھیں۔ بس پھر پہلے میں جو ہر بات اماں کو بتاتی تھی، اب ان سے باتیں چھپانے لگی۔ میری کلاس فیلوز اکثر کالج سے چھٹی پر کہیں گھومنے جاتی۔ میری بہت خواہش ہوتی مگر میں نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن یہ بات سب کو بتاتے ہوئے جب میں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تو مجھے طرح طرح کے بہانے بتانے لگی، جس کا یہ اثر ہوا کہ میں گھر والوں سے چھپ کر ان کے ساتھ بازار میں، ہوٹلوں میں جا کر کھانے لگی اور گھر میں یہ کہتی کہ ایکسٹرا کلاسز۔ مگر اب میری رسی گرفت میں آنے لگی تھی۔ میں جو ایک سخت ماحول سے تعلق رکھنے والی لڑکی، اس آزاد خیالی میں ایسی پڑی کہ میرا خوف ہی ختم ہو گیا۔ ایک دن بھائی مجھے کالج سے لینے آ گیا اور اتفاقاً اسی دن ہم لوگ باہر چلے گئے تھے۔ مجھے کالج میں نہ پا کر بھائی کا غصے سے برا حال تھا۔ دوسری طرف میں لڑکیوں کے ساتھ ہلا گلا کر کے خوشی خوشی واپس آئی، مگر صحن میں داخل ہوتے ہی سامنے بیٹھے چاروں بھائیوں اور ابا کو دیکھ کر میرے پاؤں وہیں جم گئے۔ اماں ایک کونے میں خاموش کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی بھائی میری طرف لپکے اور میرے ہاتھ سے کتابیں ایک طرف پھینک کر مجھے گھسیٹتے ہوئے ابا کے پاس لے گئے۔ پھر مجھے کوئی ہوش نہ رہا، بس یاد تھا کچھ تو وہ خود پر پڑتے بھاری ہاتھ تھے۔ مغرب کا وقت تھا جب میری آنکھ کھلی۔ میرے جسم میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میرے کراہنے کی آواز سن کر اماں میری طرف بھاگ گئی تو مجھے بٹھا کر مجھ سے وضاحت مانگنے لگی۔ میں نے ساری بات ان کو بتا دی۔ اب بتانے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ وہ سر پکڑ کر رو رہی تھی اور مجھے لان تان کرنے لگی کہ تو نے میری ناک کٹوا دی ہے۔ آج بھائی اور باپ کے ہاتھوں ماری جا چکی ہوتی اگر میں گڑ گڑا کر ان کے سامنے تیری زندگی کی بھیک نہ مانگتی۔ تو میں اماں سے معافیاں مانگنے لگی اور آئندہ نہ جانے کا وعدہ کیا، جس پر اماں کے الفاظ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ ابا لوگوں نے میری ایک ہفتے کے بعد شادی طے کر دی تھی۔ نہایت سادگی سے میری شادی کر دی گئی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری شادی کس سے کر رہے ہیں، وہ کون ہے، کیا کرتا ہے۔ مجھے بس یہ حکم دیا گیا تھا کہ خاموشی سے ہر فیصلے پر ہاں کرنا ہے۔ اس طرح میں اپنی ایک غلطی کی وجہ سے یہ سب بھگتنے پر مجبور تھی، مگر کامران ایک اچھے شوہر ثابت ہوئے۔ ان کے سب بہن بھائی شادی شدہ تھے اور وہ اپنے پیارے ماں باپ کے ساتھ رہتے تھے۔ شادی کے بعد میری زندگی کافی بدل گئی تھی۔ کامران کے اچھے رویے اور بے پناہ محبت نے میری ساری ندامتوں کو ختم کر دیا تھا اور میں نے جلد ہی اپنی زندگی کو اپنا لیا تھا۔ ہمارے محلے میں روز ایک چوڑیوں والی آتی تھی اور میں نے سنا تھا کئی سالوں سے اس محلے میں آ رہی ہے۔ ساس سسر بھی مجھ سے خوش تھے، لیکن ہاں ایک عجیب بات تھی جو اکثر مجھے کھٹکتی۔ اس محلے میں مگر کوئی بھی اسے چوڑیاں نہیں لیتا تھا۔ یہ جانتے ہوئے کہ کوئی اسے چوڑیاں نہیں لیتا، اس نے آنا بند نہیں کیا تھا اور ہر گھر کے سامنے وہ گھنٹوں کھڑی رہتی، اپنی آواز میں چوڑیاں لے لو مختلف سروں میں گاتی رہتی، مگر اس کے آتے ہی سب اپنے گھروں میں چلے جاتے اور کوئی گھر سے باہر نہ نکلتا۔ مجھے یہ بات کافی عجیب لگتی تھی۔ مجھے چونکہ چوڑیاں پسند تھی تو اکثر میں اپنی ساس سے کہتی کہ اس سے چوڑیاں لینی ہیں،
मगर वो मुझे गुस्से से मना कर देती। जब मेरा इसरार बढ़ गया तो उन्होंने कामरान को बता दिया कि बहू इस औरत से चूड़ियां लेने की जिद करती है, जिस पर कामरान आग बगोला हो गए और मुझे डांटने लगे और धमकी दी कि आइंदा कभी ऐसे अल्फाज ना सुनो, वरना मैं के छोड़ आऊंगा। इतनी सी छोटी सी बात पर ऐसे रवैये ने मुझे तजस्सुस में डाल दिया और मैं इस चूड़ियों वाली का राज जानने की कोशिश करने में लग गई। मैं इस मौके की ताक में थी कि मुझे किसी तरह इस औरत से बात करने का मौका मिल जाए, मगर ये नामुमकिन था। जैसे ही इस औरत के आने का वक्त होता, मेरी सास चारपाई सहन में डालकर बैठ जाती। उन्हें शायद शक हो गया था, इसलिए मैंने इस बात में अदम दिलचस्पी दिखानी शुरू कर दी। एक महीना गुजर गया था। मेरी सास भी मेरी तरफ से इत्मीनान में आ गई, तो उन्होंने भी अपने मामूल के काम करना शुरू कर दिए। सर्दियां शुरू हो चुकी थी और सारा दिन सख्त धुंध पड़ी रहती थी। मेरे सास और ससुर कमरे में रजाई में ही रहते, खाना वगैरह भी वही खाते थे। चूंकि दोनों बीमार थे, इसलिए जरा देर सर्दी में निकलने से ही वो बीमार हो जाते। इसलिए कामरान ने उन्हें सख्ती से मना किया कि वो बिल्कुल बाहर नहीं आएंगे। मैं काम से फारिग होकर उनके पास चली जाती, वरना अपने कमरे में बैठी रहती। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे इस चूड़ियों वाले की आवाज मेरे कानों में पड़ी, तो मैं बिना सोचे दरवाजे पर चली गई और थोड़ा सा दरवाजा खोलकर बाहर झांकने लगी। इस औरत की नजर मुझ पर पड़ी तो वो फौरन से दरवाजे के करीब आई। मैंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, मगर उसने दरवाजे में हाथ रख दिया और इल्तिजा करने लगी कि उसकी बात सुन ले। उसके चेहरे पर छाई बेचारगी देखकर मैंने उसकी बात सुनना मुनासिब समझा, मगर वो बिना कुछ कहे मुझे चंद चूड़ियां पकड़ाए खुशी खुशी वापस चली गई। मैंने वो चूड़ियां पकड़ी और कमरे में आ गई। वो चूड़ियां अजीब सी थी, जिनमें एक मखसूस सा डिजाइन था। मैंने वो दराज में रख दी और काम में मशगूल हो गई। उस दिन के बाद से कभी वो औरत नजर ना आई, ना ही उसकी आवाज आई। मेरी सास को तशवीश हुई और मुझसे पूछने लगी कि कहीं मैं इस औरत से तो नहीं मिली, मगर मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि मैं उनके रवैये से खौफजदा थी। कई दिन गुजरने के बाद एक दिन मैंने वो चूड़ियां पहन ली, मगर उस रात कामरान की नजरों में वो चूड़ियां आ गईं। बिना कुछ पूछे उन्होंने मुझे कमरे से नंगे पांव बाहर निकाल दिया। मेरी सास मुझे ऐसे सर्दी में ठठरता देखकर हैरान हो गई, सारा माजरा समझ गई और मेरे हाथों से चूड़ियां उतार कर मुझे दिखाने लगी। रोशनी में करते ही इन चूड़ियों के ऊपर बना डिजाइन एक नुस्खे जैसा नजर आने लगा, जैसे कोई इबारत लिखी हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी देर में कामरान आ गए और अब मेरी सास और कामरान दोनों मेरी अकल पर मातम करने लगे कि मना करने के बावजूद मैंने इस औरत से चूड़ियां ली, जो चूड़ियों पर तावीज लिख कर देती है, जिसकी वजह से कई घरों को वो बर्बाद कर चुकी है। इसलिए लोग उससे दूर भागते हैं, मगर मैंने खुद ही आफत को घर पर दावत दे दी थी। मेरी सास ने कामरान को समझाया और नादानी में की गई मेरी गलती को माफ करने का कहा और इन चूड़ियों को कहीं दूर फेंकने को कहा। कामरान उसी वक्त मोटरसाइकिल पर जाकर वो चूड़ियां कहीं फेंक आए। उसके बाद कई दिन कामरान ने मुझसे सही सी तरीके से बात ना की। मैंने कामरान को मना लिया और फिर से हमारी खुशहाल जिंदगी का आगाज शुरू हुआ। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।